हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं रिमोट सेंसिंग डेटा प्रोडक्ट्स के बारे में। देखिए, हमने अभी तक क्या क्या बातें कर ली। हमने सेंसर्स के बारे में बात कर ली, सोर्सेस के बारे में बात कर ली, टारगेट के बारे में भी बात कर ली। हमने ये भी देख लिया कि वो जो सेंसर्स है उनसे डेटा कैसे जीआरएस पर आने वाला है, ग्राउंड रिसीविंग स्टेशन पर आने वाला है। अब हमारा जो मेन कंसर्न है, जिसके लिए हमने इतनी सारी मेहनत की है, वो क्या है मेन कंसर्न? वो मेन कंसर्न यही है कि ये जो डेटा है, अब इस डेटे को कैसे हम इसमें क्या-क्या प्रोसेसिंग करेंगे और किस तरीके से हमको फाइनल डेटा मिलेगा, ठीक है? तो अब हम बात करने वाले हैं इस डेटा के बारे में। कौन-सा डेटा है ये? ये जो ग्राउंड रिसीविंग स्टेशन पर आ चुका है, किसके थ्रू? सैटेलाइट के थ्रू भी आ चुका है और एरोप्लेन के थ्रू भी आ चुका है। तो ये जो डेटा हमें मिला है, अब हम इसे देखने वाले हैं कि किस-किस फॉर्म में हमको मिलेगा, ठीक है? तो रिमोट सेंसिंग का जो डेटा है, वो बहुत ही वाइड वैरायटी में अवेलेबल होता है, ठीक है? ये डिफरेंट डिफरेंट मीडिया में भी प्रेजेंट हो सकता है और डिफरेंट डिफरेंट इसके फॉर्मेट्स भी हो सकते हैं, ठीक है? तो इसके फॉर्मेट के हिसाब से या इसके मीडिया के हिसाब से हम इसको कुछ क्लासिफिकेशन कर देते हैं इसका, ठीक है? तो क्लासिफाई करेंगे हम किसको? डेटा को। कौन से डेटा को? जो हमारे पास रिमोट सेंसिंग से मिला है, ठीक है? तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला जो डेटा हम डिवाइड करने वाले हैं वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ प्रोसेसिंग, ठीक है? या फिर बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनहेंसमेंट, ठीक है? ऑन द बेसिस ऑफ इनहेंसमेंट या फिर लेवल ऑफ प्रोसेसिंग का मतलब क्या है कि आपका जो डेटा है वो कितना प्रोसेस हो चुका है या फिर कैसा अभी रॉ क्वालिटी में है, ठीक है? तो पहला तो हम डेटा को डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोसेसिंग कि वो कितना प्रोसेस हुआ है। उसके अलावा हम डेटा को एक और तरीके से क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। वो कौन-सा टाइप है उसके हिसाब से कि वो किस आउटपुट में हमें मिला है। वो हो सकता है हमें किसी पेपर के फॉर्म में मिला हो सकता है हमें वो डिजिटल इमेज के फॉर्म में मिला हो सकता है वो जो इमेज हमें मिली है वो कैसी हो, ब्लैक एंड व्हाइट हो सकता है वो इमेज कैसी हो, कलर हो। तो हम क्या करेंगे, ये जो रॉ डेटा हमें मिलने वाला है, हम उसको कितने पार्ट में क्लासिफाई करेंगे। तो या तो हम प्रोसेसिंग के हिसाब से क्लासिफाई करेंगे या तो हम वो जो आउटपुट हमें मिला है उसके हिसाब से क्लासिफाई करेंगे। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो डेटा हमें मिला है, क्या वो डेटा बिल्कुल राइट रहता है, क्या बिल्कुल करेक्ट रहता है कि बस यहाँ से आया और हमने उसको एक्वायर कर लिया, यूज़ कर लिया? ऐसा नहीं होता। जब डेटा हमारे पास आता है तो उसमें बहुत सारे एरर्स होते हैं, ठीक है? हो सकता है उसमें कोई रिज़ॉल्यूशन एरर हो सकता है उसमें कुछ स्केल का एरर हो सकता है उसमें कुछ रेडियोमेट्रिक एरर हो या हो सकता है उसमें कुछ जियोमेट्रिक डिस्टॉर्शंस हो, ठीक है? हो सकता है रेडियोमेट्रिक एरर मतलब कि हो सकता है कि जो आपकी वेवलेंथ्स आ रही हैं उसके साथ-साथ देखिए, जब हमने सेंसर की बात की थी, सेंसर्स कहाँ लगे हैं? आपके सैटेलाइट पर। और जब हमने बात की थी आपकी कि जो एटमॉस्फेयर से वेवलेंथ्स आई हैं, ठीक है? जो एटमॉस से वेवलेंथ्स आई हैं, वहाँ पे ऊपर स्पेस में भी क्या हुआ था? स्कैटरिंग हुई थी। हमने मी स्कैटरिंग की बात की थी, रिले स्कैटरिंग की बात की थी, ठीक है? सिलेक्टिव और नॉन सिलेक्टिव स्कैटरिंग की बात की थी। तो सेम फिनोमिना कहाँ होने वाला है? ऊपर वापस से स्पेस में होगा। स्पेस में क्या चल रही है? कंटिन्यूअसली स्कैटरिंग चल रही है। अब ये कंटिन्यूअस स्कैटरिंग और एब्जॉर्प्शन जो चलेगा, उसके कारण होगा क्या? ये जो आपकी रिफ्लेक्टेड रेज़ आ रही हैं, ये तो सेंसर्स तक पहुँचेंगी ही। साथ में ऐसा भी हो सकता है कि जो स्कैटरिंग हो रही है, स्कैटरिंग के कारण भी कुछ वेवलेंथ्स है, वो कहाँ पहुँचने वाली है? वो तो ऑल अराउंड हर जगह फैल रही हैं, ठीक है? उसका कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन तो होता नहीं है। तो वो पर्टिकुलर डायरेक्शन ना होने के कारण, ये जो वेवलेंथ्स होती है, वो क्या करती हैं कि हर डायरेक्शन में जाती हैं। तो हर डायरेक्शन में जब ये जाएँगी, तो जहाँ सेंसर लगा है, ऑब्वियस सी बात है कि ये सेंसर से जाके भी टकराने वाली है। अब ये सेंसर से जाके टकराएँगी और अगर आपका जो सेंसर है वो क्या है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। मान लीजिए वो जो हमने बात की थी कि जो ऊपर, जो काफ़ी ऊपर अगर हम बात करें तो कौन-सी स्कैटरिंग हो रही थी वहाँ पे? मी स्कैटरिंग हो रही थी, ठीक है? तो वो जो मी स्कैटरिंग होगी उसमें क्या है, शॉर्टर वेवलेंथ जो है वो क्या कर रही है? शॉर्टर वेवलेंथ स्कैटर हो रही है। तो वो शॉर्टर वेवलेंथ, अगर आपका जो सेंसर है वो सेंसिटिव है विज़िबल स्पेक्ट्रम के लिए, ठीक है? अगर मान लीजिए आपका वो जो सेंसर है वो विजिबल स्पेक्ट्रम के लिए सेंसिटिव है, तो वो जो ब्लू रेज जो क्या स्कैटर हो रही है वो क्या करेंगी? सेंसर्स पे टकराएंगी और उसके कारण क्या होगा? आपकी जो इमेज रहेगी उसमें बहुत सारी एडिशनल लाइंस बन जाएंगी, जिनका आपके टारगेट से क्या है, कोई कनेक्शन ही नहीं है। ठीक है? ये जो स्कैटरिंग हो रही है इसका क्या आपके टारगेट से कनेक्शन है? इस अगर वो स्कैटरिंग की कुछ स्कैटरिंग की जो रेज़ जाएँगी सेंसर्स पर, वो क्या आपको टारगेट के बारे में इन्फॉर्मेशन देंगी? नहीं, नहीं देंगी। ठीक है? तो इससे क्या होगा, हमारा जो डेटा है उसमें एरर आएगा। तो इस एरर को हमको क्या करना पड़ेगा? रेक्टिफाई करना पड़ेगा। वहीं पे ज्योमेट्रिक डिस्टॉर्शन भी आ सकता है।
ठीक है। ज्योमेट्रिक डिस्टॉर्शन मतलब कि हो सकता है कि कुछ शेप, मतलब आपको जो एक्चुअल में जो दिख रहा है वो आपको उस तरीके से ना दिखे, कुछ थोड़ा सा अलग दिखे, ठीक है। ज्योमेट्रिकली कुछ अलग इमेजेस दिखे या शेप्स दिखे, तो इसको भी क्या करेंगे, आगे जाके ये रेक्टिफाई होगा, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस, अब देखिए ये जो सारी मैंने बातें की आपसे, जो डिस्टॉर्शन है, रेडियोमेट्रिक डिस्टॉर्शन है, अब ये जिस सारी चीजें ठीक कैसे होंगी, इस सबको ठीक करने के लिए हम किसका यूज करने वाले हैं, कंप्यूटर्स का। जैसे हमने विजुअल इंटरप्रिटेशन किया था फोटो को ऐसे देख के, अब हम ऐसे देख के पेपर पे करेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, पेपर पे वो करेक्ट होगा भी नहीं। उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंप्यूटर का यूज करना पड़ेगा। तो कंप्यूटर की हेल्प से क्या करने वाले हैं, हम रेक्टिफिकेशन करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि कितने टाइप से हमने डेटा को डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोसेसिंग। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहला डेटा कौन सा होगा, अगर हम डेटा की हम प्रोसेसिंग के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो सबसे बेसिक जो डेटा हमें मिलेगा, जो डायरेक्टली सेंसर से मिल रहा है, वो है कौन सा, रॉ डेटा, ठीक है। रॉ डेटा मतलब कि ऐसा डेटा जिसमें बिल्कुल भी प्रोसेसिंग नहीं हुई है, ठीक है। इसका मतलब अगर प्रोसेसिंग नहीं हुई है, तो वो जो आपका जो इमेजेस थी वो क्या है, वैसी की वैसी ही, ठीक है, वो बिल्कुल हमको वैसी की वैसी ही मिलेंगी। जनरली ये जो रॉ डेटा होता है, ये हमको कैसे अवेलेबल होगा, ये या तो डिजिटल प्रोडक्ट में अवेलेबल होगा, या तो क्या होगा, इसके हमारे पास फोटोग्राफिक प्रिंटआउट्स अवेलेबल होंगे, ठीक है। ये जो हमारे पास फोटोग्राफ प्रिंटआउट्स होंगे या फिर क्या होंगे, डिजिटल प्रोडक्ट्स होंगे, ये कैसे होंगे, ये अनकरेक्टेड इमेजेस रहेंगी, ठीक है, जिसको अभी हमने इंटरप्रेट नहीं किया है। मीन्स कि ये वही इमेजेस हैं जो डायरेक्टली कहाँ से आई है, सेंसर से आई है, और अभी हमको इसको इंटरप्रेट करना बाकी है, ठीक है। तो ये कौन सा डेटा हो गया, हमारा रॉ डेटा, जो बिल्कुल भी अभी जिसमें प्रोसेसिंग, जीरो प्रोसेसिंग हुई है, ठीक है। वो हो सकता है आपका डिजिटल फॉर्म में हो, कंप्यूटर में उसकी फोटो बनी हो, या फिर हो सकता है वो कैसा हो, आपके पास प्रिंट आउट के फॉर्म में हो, ठीक है। तो ये बात की हमने किसकी, रॉ डेटा की। दूसरा कौन सा डेटा होगा, दूसरा डेटा होगा हमारा पार्शियली प्रोसेस्ड डेटा। अभी था कैसा, रॉ डेटा, रॉ डेटा के बाद क्या आएगा, पार्शियली प्रोसेस्ड डेटा, ऐसा डेटा जिसको हमने पार्शियली प्रोसेस्ड कर दिया है। पार्शियली प्रोसेस्ड करना मतलब कि आधे एरर्स हट गए हैं और आधे एरर्स बचे हैं। एरर कौन कौन से हमने हटा दिए हैं, जनरली हम क्या करेंगे, अगर इसमें हमने मान लीजिए एक रेडियोमेट्रिक जो एरर है वो हमने क्या किया है, मतलब रेडियोमेट्रिक करेक्शन हमने कर दिया है, लेकिन ज्योमेट्रिकली जो करेक्शन है वो अभी बचा हुआ है, या फिर ज्योमेट्रिकल करेक्शन है वो मैंने कर दिया है और रेडियोमेट्रिक करेक्शन अभी क्या है, बचा हुआ है। तो ऐसा डेटा जिसमें अभी सिर्फ एक ही करेक्शन हुआ है, ठीक है, ये जो रेडियोमेट्रिक है और ज्योमेट्रिक करेक्शन है, ये क्या है, बहुत मेजर करेक्शन है, ठीक है। तो हो सकता है कि हमने अभी इसमें एक ही करेक्शन किया हो और किसी को इस डेटा के रिक्वायरमेंट हो, तो हम क्या बोलेंगे, कैसा डेटा है, ये भी पार्शियली प्रोसेस्ड डेटा है, इसमें क्या है, अभी इसकी प्रोसेसिंग बची हुई है। नेक्स्ट बात आती है, अब पार्शियली प्रोसेस डेटा कब था, जब हमने आधी प्रोसेसिंग की थी, जब हमने आधे एरर्स को रेक्टिफाई कर दिया था। तो ऑब्वियस सी बात है, अब थर्ड टाइप का डेटा कैसा होगा हमारा, अब हमें मिलेगा प्रोसेस्ड और स्टैंडर्ड डेटा। ऐसा डेटा हमें मिलेगा जो कैसा होगा, रेडियोमेट्रिकली भी करेक्ट होगा और जियोमेट्रिकली भी क्या होगा, करेक्ट होगा। और ये करेक्शन हमने कैसे किया है, ये करेक्शन हमने किया है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर और विद द हेल्प ऑफ सिस्टम्स, ठीक है। चलिए हमने बात कर लिया बेसिक डेटा के बारे में, रॉ डेटा, प्रोसेस्ड, पार्शियली प्रोसेस्ड डेटा और स्टैंडर्ड डेटा। इसके अलावा दो टाइप के डेटा और होते हैं, ठीक है, तो उन डेटा की बात हम और कर लेते हैं। तो एक डेटा और होता है जिसका नाम है जियो कोडेड डेटा। जियो कोडेड डेटा, जैसे जियो कोडेड डेटा में आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें जियो जुड़ा है। जियो मतलब जब भी हम जियो की बात कर देंगे, जियो मीन्स अर्थ, इट मीन्स कि ये वाला जो डेटा है ये किससे रिलेटेड है, आपके अर्थ से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें कौन सी इमेजेस होंगी, इसमें वो इमेजेस होंगी जो किससे ओरिएंटेड रहेंगी, नॉर्थ से ओरिएंटेड रहेंगी, ठीक है। मतलब नॉर्थ ओरिएंटेड इमेज को हम बोलते हैं जियो कोडेड डेटा, ठीक है। अब हमने इसको नॉर्थ से ही क्यों ओरिएंट किया है, या फिर हमने इसको नॉर्थ से ही क्यों इस इमेज को लिया है, क्योंकि जब हम जो सर्वे ऑफ इंडिया है या फिर जब हम इंडिया का मैप बनाते हैं तो वो जनरली नॉर्थ से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो वो नॉर्थ से शुरू होगा। इसीलिए हमने जो स्पेशली इस डेटा का नाम रखा है जियो कोडेड डेटा। जैसे आप जब भी कभी कोई मैप खरीद के लाते हैं तो आपने देखा होगा उसमें एक ईयर लिखा रहता है, ठीक है, ईयर लिखा रहेगा 2016, 2018,
2022 ऐसे लिखा रहेगा। तो वो जो ईयर है वो क्या बता रहा है कि ये इस ईयर में हमने इस मैप को रिवाइज़ किया था। आपने बहुत सारे मैप देखे होंगे, पॉलिटिकल मैप, जियोग्राफिक मैप, ठीक है? तो ये जो मैप रहते हैं इनमें आपने देखे होंगे डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स बने होते हैं। रिवर्स के लिए कुछ साइन बना होगा या रेलवे क्रॉसिंग्स है उसके लिए कुछ साइन बना होगा। ऐसे बहुत सारे डिफरेंट फीचर्स हैं, अर्थ के फीचर्स हैं, कहीं पे हिल है, कहीं पे वैली है, जिनको हम क्या करते हैं उस मैप पे शो करते हैं। तो वो जो मैप का डेटा है वो हमने किसकी हेल्प से बनाया है, या उस डेटा को हम क्या बोलते हैं जिससे हम मैप बनाने वाले हैं, जियो कोडेड डेटा। मतलब ऐसा डेटा जिसकी हेल्प से हम क्या बनाने वाले हैं, हमारा मैप बनाने वाले हैं। और अब हम इस मैप को बनाते कैसे हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास पुरानी इन्फॉर्मेशन थी तो हम क्या करेंगे, ये नई वाली इन्फॉर्मेशन को ओवरलैप करवाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, एक नया मैप तैयार करेंगे। उससे क्या होगा, देखिए जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमने एक और एक टेम्पोरल रेजोल्यूशन पढ़ा था, ठीक है? टेम्पोरल रेजोल्यूशन में हमने क्या देखा था कि हम एक ही चीज की बार बार इमेज ले रहे थे कंटिन्यूअसली, क्या कुछ टाइम पीरियड के बाद उसकी इमेज ले रहे थे। हम इमेज क्यों ले रहे थे उसके, क्योंकि हमें पता था कि वहां पे क्या हो रहा है। मतलब आप ओवरऑल अगर अर्थ की बात करें तो अर्थ में हर जगह डेवलपमेंट हो रहा है, और अगर आप टेम्पोरल रिजोल्यूशन मतलब कि टेम्पोरल उस चीज की इमेजेस कैप्चर करते रहेंगे तो आपको दिखेगा कि उस एरिया में कितना डेवलपमेंट धीरे धीरे होता जा रहा है, ठीक है? तो वही बात कर रहे हैं हम जियो कोडेड डेटा में भी। जो जियो कोडेड डेटा में आपको जो डेटा मिलने वाला है, ठीक है? आपके पास ऑलरेडी वो डेटा था, बट वो डेटा क्या हो गया, थोड़ा पुराना हो गया। अब आपको इस मैप में कुछ नई जानकारी चाहिए, कुछ नई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, फिर से डेटा कलेक्ट करेंगे, उसको ओवरलैप करेंगे और साथ में हम क्या करेंगे, एक नया मैप तैयार कर देंगे। तो जो डेटा हमको अर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला है और जो हमारे अर्थ के मैप को बनाने में हेल्प करने वाला है, इसको हम बोलते हैं जियो कोडेड डेटा, ठीक है? अब इसके बाद एक और डेटा होता है, ठीक है? उसको बोलते हैं हम ऑर्थो रेक्टिफाइड डेटा, ठीक है? ऑर्थो रेक्टिफाइड डेटा में क्या है, जैसे आपको ऑर्थो से भी समझ में आ रहा होगा, हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल इमेज। ये भी अगेन एक ईडी का टर्म है। इंजीनियरिंग ड्राइंग्स जो है सब्जेक्ट, उस इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम एक ऑर्थोग्राफिक इमेज भी बनाते हैं। इसके साथ साथ में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपने सुना होगा, ऑर्थोगोनल सुना होगा, ठीक है? तो ये ऑर्थोगोनल मतलब कि परपेंडिकुलर होता है, ठीक है? अब ऑर्थो रेक्टिफाइड डेटा में क्या होगा, ये इसमें हम ऑर्थो इमेजेस को लेंगे, ठीक है? और इस ऑर्थो इमेजेस को हम क्या करने वाले हैं, ज्योमेट्रिकली करेक्ट करने वाले हैं। ज्योमेट्रिकली करेक्ट करना मतलब कि हो सकता है उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट एरर हो, या फिर हो सकता है उसमें कुछ टेरेन एरर हो। टेरेन एरर मतलब कि वो जो अर्थ है उससे रिलेटेड कोई एरर आया हो, ठीक है? तो अगर हम किसी अर्थ से रिलेटेड, ठीक है, अर्थ से रिलेटेड उसका कुछ डेटा को हम क्या कर रहे हैं, रेक्टिफाइड कर रहे हैं, ठीक है? रेक्टिफाइड कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, कुछ लेयर्स में इमेजेस को लगाएंगे, उसे हम बोलते हैं ऑर्थो इमेज डेटा, ठीक है? या ऑर्थो रेक्टिफाइड डेटा। हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमें एक इमेज है, ठीक है? उस इमेज को हमें क्या करना है, उस इमेज को हमें डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना है। जैसे मान लीजिए आपको कुछ एक बिल्डिंग है, ठीक है? उसका सर्वे करना है, बट वो सर्वे आपका है, वो बिल्डिंग इतनी बड़ी है, या फिर हम एक किला ले लेते हैं, ठीक है? एक बड़ा सा किला है, वो बड़े से किले का आपको क्या करना है, सर्वे करना है। बट अगर आप मैन्युअली वो सर्वे को करने जाएंगे वहां फील्ड पर, तो होगा क्या, जब आप फील्ड पर वो सर्वे करेंगे तो काफी सारा टाइम लग जाएगा, काफी सारा टाइम भी लगेगा, काफी मैन पावर भी लगेगी, इसके साथ साथ कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होगी, ठीक है? और हो सकता है कि जब आप ये सर्वे कर रहे होंगे और बहुत ज़्यादा लंबा जब एरिया होता है तो चांसेस रहते हैं, एरर्स के चांसेस क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है? तो एरर्स के चांसेस क्या होंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे। तो जब इतने सारा मतलब बहुत ही बड़ा एरिया रहेगा जिसमें आपको काफ़ी सारा टाइम लग सकता है, हो सकता है आप मैन्युअली उसको करेंगे सर्वे को तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन साथ-साथ में आपको क्या चाहिए, थोड़ी डिटेलिंग भी चाहिए उस किले की। आप चाह रहे हैं कि आपको उसकी हाइट भी पता चले, उसकी विड्थ भी पता चले, उसके साथ-साथ उसके डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स भी पता चले, ठीक है? तो इसको हम किस तरीके से रिमोट रिमोट सेंसिंग के थ्रू करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, हम जब एरियल फोटोग्राफी कर रहे हैं, एरियल फोटोग्राफी मतलब वही वो है एरोप्लेन है, उसके जो फ्लाइट है उस पे हमने क्या लगाया है, एक सेंसर लगा दिया है। अब ये जो सेंसर हमने लगाया है, ठीक है, एक बार हमने क्या किया, इसकी टॉप इमेज ले ली, इसके बाद हम करने क्या वाले हैं, इसको डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट पर्सपेक्टिव से हम क्या करेंगे, इसकी इमेजेस लेंगे। किसकी इमेजेस लेने वाले हैं, इस किले की, या फिर जो भी आपका रिस्पेक्टिव आपको जिसके रिस्पेक्ट में करना हो, जिसकी आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी हो। तो अगर हम किसी भी
सब्जेक्ट की, किसी भी टारगेट की क्या कर रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन से क्या कर रहे हैं, इमेजेस को कैप्चर कर रहे हैं, फिर उसको ओवरलैप करवा के हम फाइनल रिजल्ट तैयार कर रहे हैं, हम उसको बोलेंगे। और फिर फाइनल रिजल्ट तैयार करने के बाद भी उसमें हम क्या करने वाले हैं, सारे डिस्प्लेसमेंट करेक्शन लगाएंगे, सारे टेरेन करेक्शन लगाएंगे, सारे करेक्शंस लगा देंगे, ताकि वो जो इमेज है वो हमें क्या मिले, फाइनल इमेज मिल जाए। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो रेक्टिफाइड डेटा। ठीक है। अब हमने बात कर ली डिफरेंट डेटा की, रॉ डेटा की बात कर ली, पार्शियली प्रोसेस डेटा की बात कर ली, और फुल्ली प्रोसेस डेटा, स्टैंडर्ड डेटा की बात कर ली। इसके अलावा हमने जियो कोडेड डेटा की बात कर ली और ऑर्थो रेक्टिफाइड डेटा की बात कर ली। हमने 5 टाइप के डेटा देख लिए। अब एक स्पेशल टाइप का डेटा भी होता है, ऐसा डेटा जो कि जिसका कुछ नाम तो नहीं है, बट वो डेटा भी यूज में आता है। ठीक है, वो किसके यूज में आता है, ये जो डेटा रहता है, ये नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर्स हैं या फिर कुछ अदर एजेंसीज हैं जो क्या करती हैं, इस स्पेशल डेटा को अपने पास रखती हैं। हो सकता है उनसे किसी किसी कस्टम, मतलब हो सकता है उनके कुछ किसी ने उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए हो। ठीक है, जैसे मैं हूं और मुझे पर्टिकुलर किसी एरिया की इन्फॉर्मेशन चाहिए। जैसे मान लीजिए मुझे कहीं पर माइनिंग करनी है, ठीक है, मुझे मंदसौर में जाके माइनिंग करनी है। तो मुझे माइनिंग करने के लिए मैं चाहती हूँ कि मुझे सिर्फ वो पर्टिकुलर एरिया की जानकारी मिले कि वहां पे कौन कौन से रॉक्स प्रेजेंट है। ठीक है, वहां पे कौन कौन से रॉक्स प्रेजेंट है, उन रॉक्स की क्या डेंसिटी है, और वो रॉक्स को मतलब हम वहां पे किस किस टाइप की रॉक्स हैं, क्या वहां पे सिंगल टाइप की रॉक्स है, क्या वहां पे सिर्फ सेडिमेंट्री हमें मिलेगी या हमें मेटामॉर्फिक रॉक्स भी मिलेंगी, और कितने एरिया में ये रॉक्स अवेलेबल है, ताकि मैं क्या करूँ, जब वहां पे जाऊं, जब मुझे पूरा डेटा मिल जाएगा। क्योंकि माइनिंग के लिए क्या चाहिए आपको, बड़ा डेटा होना चाहिए आपके पास। ठीक है, मान लीजिए आपने ऐसे ही डेटा नहीं लिया और डायरेक्ट जाके आपने क्या किया, वहां पे खोदना चालू कर दिया और आपको कुछ मिला नहीं, तो क्या होगा, इससे आपके पैसों की बर्बादी होगी। ठीक है, आपके रिसोर्सेज बर्बाद होंगे, आपका टाइम खराब होगा। तो इसके लिए जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स रहते हैं वो क्या करेंगे, वो क्या करते हैं, ऐसी एजेंसीज से, प्राइवेट एजेंसीज जो रहती हैं या फिर ये जो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है, वहां पे जाके वो रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें इस टाइप का डेटा चाहिए। तो ये लोग क्या करते हैं, स्पेशल या कस्टम प्रोडक्ट्स बना के क्या करते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको वो प्रोडक्ट देते हैं, ताकि क्या हो सके, उनका काम हो सके। और हो सकता है कभी-कभी ऐसा भी होता है कि वो उनको जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, हो सकता है वो डेटा अवेलेबल नहीं हो। तो वो डेटा वो कहाँ से लेंगे? वो इसरो की हेल्प से वो डेटा लेंगे। और हो सकता है ऐसा कोई सेंसर अगर उसमें रिक्वायरमेंट रहे, कुछ स्पेशल स्पेक्ट्रल बैंड की रिक्वायरमेंट रहे, तो उसके लिए क्या करेंगे, वो जो स्पेशल बैंड रहेगा उसका सेंसर्स वो लोग यूज़ करेंगे, फिर वो डेटा रहेगा वो कलेक्ट होके यहाँ आएगा और फिर हम वो डेटा किसको, कस्टमर को प्रोवाइड करेंगे। बट जैसे मैंने आपको बताया कि ये कोई छोटी-मोटी चीज़ के लिए यूज़ नहीं होने वाला, कोई बहुत बड़े स्केल पे कुछ चीज़ होगी, जैसे माइनिंग है। अगर किसी बड़े एरिया की माइनिंग करनी है तो डेफिनिटली आपको उसकी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो अगर आप बड़े एरिया की बात कर रहे हो या इस तरीके का डेटा जब हमें चाहिए रहेगा, तो ऑब्वियसली इसमें कॉस्ट क्या आएगी, बहुत ज़्यादा आएगी। ठीक है? अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, किसके हिसाब से, अब हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे मीडिया ऑफ डेटा के हिसाब से। पहला हमने देख लिया प्रोसेसिंग के हिसाब से, डेटा को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया है, कि डेटा किस किस टाइप के डेटा थे, हमने उस हिसाब से इनको डिवाइड कर दिया। अब हम डिवाइड करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ मीडिया। जैसी मैंने पहले बात की कि ये आपका डेटा आपको किस फॉर्म में मिलने वाला है। हो सकता है ये जो डेटा आपको मिले वो फोटोग्राफिक के फॉर्म में हो सकता है आपको फोटोग्राफ मिल जाए कुछ, ठीक है, या फिर हो सकता है आपको कुछ डिजिटल मीडिया मिल जाए। ठीक है, अब ये फोटोग्राफ जो होती हैं, फोटोग्राफ भी क्या होती है, फोटोग्राफ कैसे बनती है, फिल्म के थ्रू बनती है, नेगेटिव या पॉजिटिव फिल्म रहेगी उसके थ्रू मिल सकती है। इसके अलावा हो सकता है आपको ये फोटोग्राफ का प्रिंट मिल जाए। अब प्रिंट भी मिलेगा तो कैसा मिल सकता है, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट भी मिल सकता है और कलर प्रिंट भी मिल सकता है। अब अगर हम ब्लैक एंड व्हाइट की और कलर की बात करते हैं, ठीक है, तो जो कलर, सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्लैक एंड व्हाइट जो हमको मिल रहा है वो क्यों मिल रहा है और किस लिए मिल रहा है। ठीक है, तो जब ब्लैक एंड व्हाइट इमेज हमें मिलती है तो वो हमें तब मिलती है जब हमारे जो सेंसर्स हैं वो किस में काम करते हैं, सिंगल बैंड डेटा में काम करते हैं। ठीक है, जब भी कभी कोई सेंसर सिंगल बैंड डेटा में काम करेगा, या फिर हम बोल सकते हैं सिंगल बैंड डेटा मतलब कि वो सिर्फ एक ही स्पेक्ट्रम पे काम करेगा। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि मल्टी स्पेक्ट्रल डेटा क्या करता है, बहुत सारी वेवलेंथ्स को क्या करेगा, एक्वायर करेगा और उनकी इमेज बनाएगा। वहीं पे सिंगल बैंड डेटा या वन बैंड डेटा क्या करेगा, वो सिर्फ एक ही तरीके की, कुछ ही तरीके की वेवलेंथ है उनको कैप्चर करेगा। ठीक है, तो जो ये ब्लैक एंड व्हाइट डेटा हमें मिलता है वो या तो पैनोक्रोमैटिक डेटा होता है या फिर सिंगल बैंड डेटा
होता है। वहीं पे इसका अपोजिट क्या है, कलर्ड डेटा। ठीक है, आपको कलर डेटा अगर मिल रहा है तो वो क्यों मिलेगा, अगर आप मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर्स यूज करेंगे। मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर्स मतलब कि वो ऐसे सेंसर्स हैं जो हो सकता है आपके माइक्रोवेव्स के लिए भी सेंसिटिव हो सकता है वो थर्मल इंफ्रारेड वेव्स के लिए भी सेंसिटिव हो, और हो सकता है वो विजिबल वेवलेंथ्स के लिए भी क्या हो, सेंसिटिव हो। तो मल्टी स्पेक्ट्रल मतलब कि आप एक स्पेक्ट्रम से ज्यादा स्पेक्ट्रम में उस सेंसर को काम करवा रहे हैं। अगर आप ऐसा करवाएंगे, मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर आपका रहेगा, तो आपको जो इमेज मिलेगी वो कैसी इमेज मिलेगी, कलर इमेज मिलेगी। ठीक है, तो मल्टी स्पेक्ट्रल हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक सिंगल स्पेक्ट्रल डेटा हो गया, कौन सा डेटा, ब्लैक एंड व्हाइट, और वहीं पे कलर डेटा कैसा हो गया, मल्टी स्पेक्ट्रल डेटा हो गया। ठीक है, तो ये हमने बात की कि हमको डेटा किस किस फॉर्म में मिला है। हमको डेटा मिल गया डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस के फॉर्म में, प्रोसेसिंग के फॉर्म में। अब इस डेटा को हमें स्टोर कैसे करना है। ठीक है, ये भी तो एक बात होती है कि अब ये डेटा हमको तो मिल गया, अब हम इस डेटा को कैसे स्टोर करेंगे। हम इसको स्टोर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सीडी रोम्स, डीवीडी रोम्स। ठीक है, इसके अलावा मैग्नेटिक टेप्स, मल्टीपल फ्लॉपी डिस्क के फॉर्म में सेव कर सकते हैं, मतलब उसके अंदर भी सेव कर सकते हैं, या फिर हो सकता है कोई डिजिटल स्टोरेज डिवाइस हो, ठीक है, उसमें भी सेव कर सकते हैं। बट जनरली हम जिसमें सेव करते हैं वो क्या होता है, सीडी रोम होता है। क्यों सीडी रोम होता है, क्योंकि ये क्या है, बहुत ही कॉमन है, और क्या रहता है, ये बहुत, इसका कॉस्ट भी क्या आता है, बहुत कम आता है, और बहुत ज्यादा हाईली रिलायबल होता है। ठीक है, तो सीडी रोम की क्या है, कॉस्ट भी कम है और रिलायबिलिटी ज्यादा है, इसीलिए हम क्या करते हैं, जनरली इसको यूज करते हैं किस चीज के लिए, हमारा जो रिमोट सेंसिंग डेटा है उसको स्टोर करने के लिए। ठीक है, और अब अगर हम बात करें किसकी, फोटोग्राफिक के आउटपुट की, ये जो हमारा आउटपुट मिला है, मान लीजिए हमको जो फोटोज मिली है, ठीक है, वो जो फोटोज हमें मिली है, हो सकता है उसका स्केल क्या हो, कुछ अलग अलग भी हो सकता है, या फिर उसका रिजोल्यूशन भी अलग अलग हो सकता है। तो हमने जो डेटा स्टोर किया है उसका रिजोल्यूशन और जो उसका स्केल है वो भी क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो और इसके अलावा अगर हम बात करें स्केल की, तो स्केल होता क्या है वो अभी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।